हेलो बेटा, स्टार्ट करने जा रहे हैं एंजाइम चैप्टर को। ये आपका सेकंड लेक्चर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। यहाँ पे हम जो है ना बेटा एंजाइम जो है उसके इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। एंजाइम्स आपको पता होंगे बेटा, ये छोटे छोटे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हमारे सेलों में हर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को सरअंजाम देते हैं। हमारी बॉडी में तकरीबन 1000 केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इन सारे केमिकल रिएक्शन को करवाने वाले सारे ये एंजाइम्स ही होते हैं। ये छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट। क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं उसको स्पीड अप करते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैटलिस्ट हम उसको कहते हैं जो रिएक्शन को बढ़ा दे। तो ये जानदारों के अंदर है, तभी इनका नाम पड़ा बायो कैटलिस्ट। अब ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, और ये हर प्रोसेस करते हैं मेटाबॉलिज्म का, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, कोई भी प्रोसेस हो। एंजाइम जो भी हैं ये सारे के सारे बेटा हर जगह पे पाए जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जूस आते हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं, सेलों के अंदर, सेलों के बाहर, खून है, एवरीवेयर आपकी बॉडी में जो जो चीज़ें हैं उन सब की जगह पे ये एंजाइम मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा हम रीडिंग करें तो यहाँ पे लिखा पड़ा है, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। भाई मेटाबॉलिक नहीं होंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, सिंपल है। हर हमारी बॉडी में जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में ऐसे 1000 केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। एक भी प्रोसेस अगर नहीं होगा तो हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जैसे मिसाल हम कहें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन एंजाइम ना हो, प्रोटीन की डाइजेशन ना हो, क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में मेन है, बिल्डिंग ब्लॉक है, हर एक चीज़ को बनाता है। ऐसे अगर आपकी बॉडी में मिसाल है हेमोग्लोबिन खराब हो जाए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बाकी भले 999 प्रॉपर हो रहे हैं, एक ही प्रोसेस जो है ना उसमें कोई कमी पेशी हो जाए तो क्या होगा? हम सर्वाइव ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा बॉडी को। तो ऐसे देखें, हर केमिकल प्रोसेस जो है कैस्केड होता है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दिस इज टर्न डिपेंड अपॉन द कैटालिटिक मॉलिक्यूल कॉल्ड एंजाइम। हमारे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस डिपेंड करते हैं किस पे? एंजाइम पे, ये सारे के सारे। लाइफ इज ए मेसवर्क इन्वॉल्विंग परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ वैस्ट मेजॉरिटी या केमिकल रिएक्शन। जिंदगी हम इसी को ही कहते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड लाइफ। ओवरऑल जो भी बॉडी में मेटाबॉल हो रहे हैं उन सबको मिला के हम सिंपल जिंदगी ही कहते हैं। तो ये जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी संथिसा हो रहे हैं, जिसमें मॉलिक्यूल बन रहे हैं या टूट रहे हैं, इन सबको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिनमें एनर्जी वगैरह यूज होती है या रिलीज होती है। ऑल दीज रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली एट लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द कंडीशन अंडर व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीमली हाई रेट्स इट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस कैटालाइज्ड एंड सिंथेसाइज्ड इनसाइड लिविंग सेल। ये जो भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर चाहे थोड़ा कम हो, हाई हो, फिर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस तो होते रहते हैं। ये किन की वजह से? इन एंजाइम्स की वजह से होता है। अब एंजाइम क्या है बेटा? बायो कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि जानदारों में होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। एंजाइम जो है ना, इसका मतलब होता है ईएन। ईएन का मतलब होता है इनसाइड, एंजाइम का मतलब है यीस्ट। एंजाइम लफ्ज का मतलब बेटा यही होता है, इनसाइड द यीस्ट। क्योंकि फ्रेडरिक विल्हेल्म जो कोने था ना बेटा 1878 में, उन्होंने कहा था कि यीस्ट जो है ना एक यूनिसेलुलर फंगस है जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल हैं जो कि फर्मेंटेशन कर रहे हैं, तो ऐसे इसका नाम पड़ा एंजाइम, यानी कि इनसाइड द यीस्ट। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है इनसाइड द यीस्ट, तो ऐसे इसका नाम पड़ा एंजाइम। ठीक, अब आगे देखें तो एंजाइम क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, उन्होंने कहा था, जो कि केमिकल रिएक्शन को सरअंजाम देते हैं। अब कुछ सालों के बाद 1980 के अंदर एक तो साइंटिस्ट आए थे, एक का नाम था थॉमस सैक, दूसरे का नाम था सिडली अल्टमैन। इन्होंने बेटा डिस्कवर किया कि एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए नहीं हैं। कुछ एंजाइम जो है ना वो राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं, यानी जिनको हम कहते हैं राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं जिनको कहते हैं राइबोजाइम्स। ये एंजाइम होते हैं राइबोसोम के अंदर, जो आपके सेल में आगे नहीं होता राइबोसोम, वहाँ पे ये होते हैं। इसके अलावा आपका जो न्यूक्लियस है वहाँ पे भी होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। यहाँ पे आपके राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम के अंदर प्रोटीन को बनाने में मदद देते हैं। और आपके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है ना, गोल सा बाल, वहाँ पे भी एंजाइम होते हैं राइबोसोम, जो कि स्प्लेसिंग का प्रोसेस करते हैं। यानी कि आप यूँ समझें, जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए में खराब जो कोड्स होते हैं उनको काटने का काम करते हैं।
ये सारे काम होते हैं राइबोजाइम्स के, जो कि इन्वॉल्व इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू बी सेल्ड जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, यही बस दो जगहों पे ये एंजाइम पाए जाते हैं जिनको राइबोजाइम्स कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं। बाकी आपके सेल में जहाँ पे भी एंजाइम पाए जाते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आगे चलें तो एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट हैं, पैदा होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, सिंथेसाइज इन सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है, देखें बेटा, न्यूक्लियस है ना, इसका जो पानी है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इन सबको मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आपका एंजाइम यहाँ पे बनता है। अब एंजाइम बनता कैसे है, बहुत सिंपल, बहुत ईजी। आपने पढ़ा होगा प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखें बेटा, ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, डीएनए बनाता है आरएनए को। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये आरएनए जाके मैसेज देता है राइबोसोम को, फिर राइबोसोम इस मैसेज को देख के उस तरह का प्रोटीन बनाता है। ये देखें, ये प्रोटीन बनाया राइबोसोम ने। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। फिर ये प्रोटीन जो है ना, ये 3 डायमेंशनल शेप में आ जाएगा और इसको हम कहेंगे एंजाइम। तो ऐसे ही बना एंजाइम। एंजाइम को किसने बनाया, राइबोसोम ने, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। और बनवाया किसने, आपके डीएनए ने, आरएनए की मदद से। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रोसेस हो रहा है एंजाइम बनने का। नेक्स्ट हम चलें तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं बेटा, ये मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं। और ये कौन सा प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये बेटा फाइब्रस प्रोटीन नहीं है एंजाइम, याद रखें। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं और उसकी स्ट्रक्चर होती है टर्शियरी से लेकर क्वार्टरनी तक होती है। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। अच्छा, ये एंजाइम जो है ना, सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। जो एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हों उसको कहते हैं प्रोटियोजाइम। जैसे इसका एग्जांपल है अमाइलेज है, पेप्सिन है, ये सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। अच्छा, कुछ एंजाइम जो है वो प्रोटीन के साथ साथ दूसरे मॉलिक्यूल के भी बने हुए हैं, उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। जैसे इसका एग्जांपल है एसिटाइल कोएंजाइम है। ये एंजाइम आपका क्या है, एक कॉन्जुगेटेड है। बाकी ये क्या है, प्रोटियोजाइम है, यानी कि 100% प्रोटीन के बने हुए हैं। एंजाइम जो है ना, ये काम सेल के अंदर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। जो अंदर काम करे सेल के उसको हम कहते हैं एंडोजाइम, जो बाहर काम करे उसको कहते हैं एक्सोजाइम। अब सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनको करने वाले एंडोजाइम है। अब आपका डाइजेस्ट सिस्टम उसमें थूक नहीं आ रहा है बेटा, थूक के अंदर 2 एंजाइम है, अमाइलेज, लाइसोजाइम। ये एंजाइम एक्सोजाइम है क्योंकि ये सेलों से बाहर आ रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। जैसे आपका जो स्टमक है बेटा, वहाँ पे पेप्सिन एंजाइम भी क्या एक्सोजाइम है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम आते हैं ना, अमाइलेज, ट्रैप्सिन, कीमोट्रैप्सिन, लाइपेज, माल्टे, लैक्टेज, सक्रिय, ये एंजाइम भी सारे क्या है, एक्सोजाइम्स हैं। एंजाइम सारे के सारे नेचर में स्पेसिफिक होते हैं और फंक्शन में भी। एंजाइम एक ही काम करता है, दूसरा काम नहीं करता है। जैसे मिसाल है, पेप्सिन एंजाइम सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा, तो सिर्फ प्रोटीन को ही, ये लिपिड वगैरह को डाइजेस्ट नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि बेटा एंजाइम जो है ना, उसके अंदर मुंह होता है जिसको कहते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट या खाना या कोई भी मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो यहाँ पे इनके बीच में एक तो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए शेप, और दूसरा इनकी चार्जेस कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, और उसके बीच में एक वीक बॉन्ड बनता है, तभी जाके रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो यही रीज़न इनका, तभी इसको कहते हैं एंजाइम स्पेसिफिक नेचर होते हैं। अच्छा, अब आप देखें तो ये रहा एंजाइम आपका, ये सबस्ट्रेट है, मिसाल ये प्रोटीन है, और ये एंजाइम कौन है, पेप्सिन है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ना। अब ये प्रोटीन, मिसाल आप सिंपल यूँ समझिए, दाल है, आपने अभी दाल खाई है, ठीक है। तो दाल जो है ना, ये क्या है, सबस्ट्रेट है सिंपल, और एंजाइम क्या है आपका, एक ये मॉलिक्यूल है जो इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अब इसके अंदर मुंह होता है, इस मुंह को हम कहते हैं एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट, जहाँ पे ये सबस्ट्रेट जो है अटैच होगा। एक्टिव साइट के अंदर फिर से 2 चीज़ें होती हैं, 2 रीजन्स होती हैं। एक होती है इसकी कैटालाइटिक साइट, दूसरी होती है बाइंडिंग साइट। इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट पेज पे ये चीज़ पढ़िए। ये देखें स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ा है। तो ये देखें भाई, ये एक एंजाइम है, ठीक है बेटा। ये इसकी एक्टिव साइट है, यानी कि इसका मुंह है, और ये आपने जो दाल खाई है वो है, ठीक, यानी कि सबस्ट्रेट है। अच्छा, अब ये एक्टिव साइट में 2 चीज़ें होती हैं। एक ये जो साइन, ये डिम्पल सा गुरु खड्डा, इसको कहते हैं बाइंडिंग साइट, और ऊपर जो उभरा हुआ ऐसा, इसको कहते हैं कैटालाइटिक साइट, ठीक। तो ये 2 चीज़ें होती हैं एक्टिव साइट के अंदर। अब ये जो सबस्ट्रेट है ना बेटा, ये अटैच होगा बाइंडिंग साइट में। ये देखें, ये सबस्ट्रेट जो है आपकी दाल, ये आ गई इस बाइंडिंग साइट के अंदर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे कैटालाइटिक साइट क्या करेगी, वर्क करेगी, फंक्शन करेगी। अब इनको मिसाल आपस में जोड़ देगी या इसको बांड को तोड़ देगी। तो कैटालाइटिक साइट दोनों काम करती है, एनाबोलिज्म भी, कैटाबोलिज्म भी। अगर ये एंजाइम कैटाबोलिज्म करता है तो ये कैटाबोलिज्म करेगा। यानी कि मिसाल है, ये मोनोमर आपस में जुड़े हुए थे ना, जब ये मोनोमर आएंगे आपकी इस बाइंडिंग साइट में, तो इसके बीच में बांड्स को ये तोड़ देगी कैटालाइटिक साइट।
तो ये काम होते हैं एंजाइम, एनाबोलिज्म भी करते हैं, कैटाबोलिज्म करते हैं। पर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एंजाइम है ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, कैटाबोलिज्म करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ गए होंगे बेटा ये एंजाइम जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का मतलब है एंजाइम में तीनों चीजें होती है बेटा। देखें ये एंजाइम के अंदर क्या है, लेंथ है, ये मिसाल है विड्थ है, और ये इसकी डेप्थ है। तो जिस चीज में ये 3 चीजें हो, लेंथ भी, विड्थ भी, डेप्थ भी, तो उसको स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। तो अब इसकी थोड़ी रीडिंग करें तो एंजाइम के अंदर क्या होती है, एक्टिव साइट होती है जिसका मुंह होता है, जिसके साथ क्या होता है आपका सब्सटेंस या सबसे अटैच होता है। ईच एंजाइम हैव ए स्पेशल चार्ज प्लेस। एक्टिव साइट के अंदर याद रखें चार्जेस होती हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों होती हैं, ठीक है ना, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज होती है सबस्ट्रेट के अंदर। यानी कि एक्टिव साइट में अगर पॉजिटिव चार्ज या सबसे में नेगेटिव हुई, अगर इसमें नेगेटिव तो उसमें पॉजिटिव होगी। तो अच्छा, तो साइट विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू शेप ऑफ सबस्ट्रेट, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है शेप। मिसाल है जैसे देखें ये एंजाइम की एक्टिव साइट की ऐसी शक्ल है तो सबसे की ऐसी शक्ल होगी, तभी ये रिएक्शन इसके ऊपर होगा। अब ये सबस्ट्रेट अगर ऐसी शक्ल है एंजाइम की एक्टिव साइट की, अगर ऐसी शक्ल रही तो यहाँ पे ये फिट नहीं हो पाएंगे, और यहाँ पे या इनके ऊपर आपका एंजाइम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फिट भी नहीं हो पाएंगे ऐसे। तो चार्जेस जो है और इसके अलावा जो शेप है सबसे एंजाइम की, दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री होना लाजमी होती है, ये बात याद रखें। तो चार्ज वगैरह होती है एक्टिव साइट जो कि बनी हुई है कुछ अमीनो एसिड की। फेडरल का बुक पढ़ेंगे ना, वहाँ पे लिखा पड़ा है कि एक्टिव साइट बनी है 3 से लेकर 12 अमीनो एसिड की ये बनी हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा हम देखें तो अमीनो एसिड विच फॉर्म एक्ट क्लोज टू द अरेंज इन स्पेशल वे टू कॉइल एंड फोल्ड देन ग्लोबुलर सिमेट्री। ये अमीनो एसिड ही होते हैं, सारी पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती हैं जो अरेंज होती जाती है क्वाटरनरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में आती है, जिसके नतीजे में आपका क्या बनता है, एंजाइम बनता है। एंजाइम की एक्टिव साइट में 2 चीजें होती है, बाइंडिंग साइट, कैटालिसिस, जो हमने अभी पढ़ा, ये रही बेटा बाइंडिंग साइट और ये रही कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो है जहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड होते हैं मौजूद जो टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। ऐसे कैटालिसिस साइट उसके ऊपर क्या करती है, रिएक्शन करती है। ये हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को। अब आगे चलें तो हम इसकी रीडिंग नेक्स्ट कर रहे हैं, और भी इसके कैरेक्टर वगैरह रह गए हैं। तो अच्छा, एंजाइम जो है ना बेटा ये दोनों जगह काम करते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया। हमने अभी पढ़ा कि एंजाइम की साइज बड़ी होती है, सबसे की साइज छोटी होती है। एंजाइम जो है ना उसको एक्टिव करने वाले कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटर। जैसे आपके मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, क्लोरीन है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। तो ये जब अटैच हो गए ना एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट होती है, पीछे से एक थोड़ी छोटा सा हिस्सा होता है जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एक्टिवेटर यहाँ पे अटैच होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और एंजाइम की शेप को भी अल्टर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, ताकि ये प्रॉपर सबसे के ऊपर काम वगैरह भी कर सकें। तो जो मॉलिक्यूल एक्सलेट करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर। ठीक, नेक्स्ट हम चलें तो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को कुछ मॉलिक्यूल डिक्रीज भी करते हैं। जैसे कि आपके जो बॉडी में कोई जहर वगैरह आ जाए, पॉइजन आ जाए, आप एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं या शराब वगैरह, ये सारी चीज़ें इनहिबिटर होती हैं। इससे आपकी बॉडी में नेचुरल इनहिबिटर भी होते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं ताकि कुछ देर के लिए एंजाइम वर्क वगैरह ना करे। तो वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करे उसको हम कहते हैं इनहिबिटर, यानी कि जो भी आपके मॉलिक्यूल होते हैं बॉडी में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे सबसे कंसंट्रेशन है, एंजाइम कंसंट्रेशन है, पीएच है, टेम्परेचर है। ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं हुई थी तब भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंजाइम सेंसिटिव होते हैं पीएच के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। प्रॉपर पीएच होगा 37 सेंटीग्रेड प्रॉपर होगा तभी एंजाइम वर्क करेंगे। एक बात याद रखें, एंजाइम कभी भी केमिकली तब्दील नहीं होते हैं, कभी भी थकते नहीं हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। वो जैसे होते हैं वैसे के वैसे रहते हैं, रिएक्शन के बाद भी, रिएक्शन से पहले भी। हमारी तरह नहीं है कि वो थक जाए कि हेलो भाई अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, नहीं। एंजाइम कंटिन्यूसली काम करते हैं और कोई भी उसमें चेंजेस वगैरह नहीं आती है। तो ये थे एंजाइम के कैरेक्टर, स्ट्रक्चर वगैरह जो हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एंजाइम को। बेटा ये मैंने चैप्टर आपका पूरा बोर्ड के ऊपर भी पढ़ाया है, वो मेरे पुराने लेक्चर्स पढ़े होंगे आपके इस चैनल पे बोर्ड वाले, वो जो भी जाके देख लें, कोई समझ में नहीं आता। यहाँ पे हम बुक रीडिंग कर रहे हैं ताकि आपका बुक भी अच्छी तरह से रीड आउट हो जाए, आपके बुक भी समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा।